उसमें आप देख सकते हैं कि एज ए ब्लाइंड हम सब कुछ कर सकते हैं, फन, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सब कुछ। क्वेश्चन पूछते हैं और जो क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या आप अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने चुनाव क्षेत्र में जिनको भी आप चुन रहे हैं, वो 5 साल में क्या आपसे 5 बार भी मिल सकते हैं? उनको विद इन दलित्स भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम राज और आज हम एक नए इंटरव्यू के साथ आपको स्कॉलर राम सिंह से मुलाकात कराएंगे। तो नमस्कार सर। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताइए। मैं राजस्थान के एक छोटे से जगह सूरतगढ़ से हूँ जी। जो गंगानगर ज़िले में आता है, और मैंने स्पेशल स्कूल से अपनी एजुकेशन की शुरुआत की क्योंकि मैं देख नहीं सकता हूँ। उसके बाद मैंने देहरादून से आगे की एजुकेशन की, फिर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और अभी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्कॉलर हूँ सेंटर फॉर द यूरोपियन स्टडीज़ में जी। और माइनॉरिटी स्टडीज़ पे अपना रिसर्च कर रहा हूँ। अब तक की जर्नी हर एक दिन ऐसा मतलब चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन वो होता है कि अगर ज़िंदगी में चुनौती नहीं हो तो आप मज़े नहीं कर सकते। तो वही मेरी ज़िंदगी रही है, क्योंकि लोगों को हमेशा प्रूफ करना पड़ता है कि यू कैन डू समथिंग एज अ ब्लाइंड। तो दैट हैज़ बीन माई जर्नी थ्रू आउट। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये ब्रेल क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ब्रेल हमारे लिए हमारी ज़िंदगी है, क्योंकि हमने पढ़ना लिखना जो है ब्रेल से सीखा, और ब्रेल एक स्क्रिप्ट है। ब्रेल स्क्रिप्ट 6 डॉट्स पे बेस्ड है, जो कि आपकी फिंगर टिप के अंदर में आ जाती है टच करने पर जी। और ब्रेल स्क्रिप्ट का आप मेथड अगर थोड़ा देखें तो आप कंपेयर कर सकते हैं उर्दू की स्क्रिप्ट से। उर्दू का जो मेथड है पढ़ने और लिखने का कि लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से हमारी ब्रेल का मेथड भी होता है जी। बाकी एक ये पंचिंग मेथड है कि पंच करके पेपर पे डॉट्स बनाए जाते हैं, उन डॉट्स के पैटर्न को हम समझ के उसमें लेटर्स बनते हैं। तो सारी लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स जो भी है वो हमारा ब्रेल के थ्रू होता है। तो ब्रेल इज अ स्क्रिप्ट जो कि ब्लाइंड लोगों की लाइफ है। मतलब इवन दो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन फिर भी ब्रेल के बगैर अधूरा, क्योंकि जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स है, लिफ्ट्स है, रेलवेज है, बस है, वहाँ पे अगर ब्रेल में नहीं लिखा होगा तो हम लोग उस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि जेएनयू की कुछ खास बात बताइए। तो जेएनयू बहुत इंटरेस्टिंग जगह है जी। जेएनयू में आप पढ़ाई से लेके मेंटल लड़ाई से लेके हर चीज़ कर सकते हैं, खाने पीने से लेके। एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपको पीस है। मतलब अगर आप अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, और जेएनयू एक ब्रांड है। अगर एकेडमिक्स का देखेंगे आप, स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ का, जेएनयू एक ब्रांड है। और जेएनयू नॉट ओनली जेएनयू के स्टूडेंट्स को बल्कि बाहर के स्टूडेंट्स को, जैसे डिफेंस में कुछ डिग्रीज हैं जो जेएनयू से साइन होती हैं, जेएनयू के वाइस चांसलर साइन करते हैं। आपके फार्मेसी में भी हैं, है ना, मेडिसिन में हैं। तो जेएनयू का बड़ा कंट्रीब्यूशन है एकेडमिक्स में। और जेएनयू खास इसलिए है कि जेएनयू मूड सेट करता है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे आपकी एजुकेशन फ्री माइंड से होगी, जहाँ विदाउट रिस्ट्रिक्शन एजुकेशन होगी, वहाँ पे सवाल जवाब होंगे जी। तो जेएनयू एक मूड सेट करता है, एक एटमॉस्फेयर सेट करता है, एक प्रीमियर एजुकेशनिस्ट इंस्टीट्यूशन होने के नाते। जैसे कि आपने देखा हो ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब यूनिवर्सिटीज करती है, उसी तरह से जेएनयू इंडिया का, मतलब मैं समझता हूँ, एकेडमिक हेवन है। यस सर, ये जेएनयू चर्चे में बहुत ज़्यादा रहता है, इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, अगर कहीं पे भी आप प्रोडक्शन का काम करना चाहेंगे जी तो चर्चा में रहेगा। देश का बजट जो होता है वो इसलिए नहीं पर चर्चा में रहता कि वो सिर्फ देश का बजट है, पर उसमें जो नीतियां बनती है उसके हिसाब से वो चर्चा में आता है। तो उसी हिसाब से जेएनयू को लाइमलाइट पे रखने का जिम्मेदारी मीडिया का भी हो जाता है कि थोड़ी सी भी बातचीत हुई तो आप उसको हाईलाइट करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि जेएनयू एक विचारधारा है। अगर आप इसको लड़ाई कहते हैं तो एक विचारों की लड़ाई है। और जेएनयू में चर्चा इसलिए होती है कि जेएनयू की ट्रेडिशंस भी बहुत मज़ेदार हैं। आपको जैसे जेएनयू में अभी होली आने वाली है, तो यहाँ चाट सम्मेलन होता है, यहाँ फेस्टिवल्स को बायकॉट भी किया जाता है। एक तरफ सरस्वती पूजा होती है, तो एक तरफ सावित्रीबाई फुले का सम्मान किया जाता है। एक तरफ अम्बेडकराइट डिस्कोर्स है, तो एक तरफ मार्क्सिस्ट डिस्कोर्स है ना, एक तरफ सावरकर का अपना डिस्कोर्स है, तो एक तरफ गांधीयन डिस्कोर्स है। इतना विविड, इतना वाइड जो है एरिया कवरेज, वो कहीं नहीं होता।
तो आप ये नहीं कह सकते कभी भी कि जेएनयू में एक लेफ्ट राइट का एक लड़ाई है। जेएनयू में बहुत सारी, अपने आप में बहुत सारी विचारधाराएं हैं, और जब इतनी सारी विचारधाराएं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंगेज करती हूँ, तो वो चीज़ चर्चा में होना उसका स्वाभाविक है। मगर मैं समझता हूँ कि लोगों को जेएनयू को करीब से देखना चाहिए, समझना चाहिए। जेएनयू बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। अगर आप घूमने फिरने के पर्पज से भी आएंगे तो आपको कोई जज नहीं करेगा, और जेएनयू सबसे सेफ प्लेस है। दिल्ली जैसी जगह पे वुमेन के लिए, अब हम एज ए ब्लाइंड पढ़ रहे हैं तो इतना स्पेस एजुकेशन में या फिर घूमने फिरने में और कहीं नहीं मिलता है जितना आपको जेएनयू में मिलता है। और इसी वजह से जेएनयू चर्चा में रहता है, स्पेशली पॉलिटिक्स को लेकर के चर्चा में रहता है। लेकिन जब वो है ही ह्यूमैनिटीज का, सोशल साइंसेज का इंस्टीट्यूशन, तो पॉलिटिक्स को लेकर बातें भी होगी, क्योंकि यहीं से मोस्टली टीचिंग फैकल्टी है, ब्यूरोक्रेसी है ना, कंट्रीब्यूटर्स जो है, पॉलिसी मेकर्स हैं, यहाँ पे थिंक टैंक में लोग हैं। अगर इतने सब में लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कमेंट करेंगे, और लोग एक एक कमेंट को लेकर के जेएनयू को चर्चा में ले आते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो इसी वजह से जेएनयू चर्चा में रहता है। बट जेएनयू मुझे लगता है एक मोस्ट प्रोमिनेंट जगह है एजुकेशन के मामले में, जहाँ पे बहुत पीस के साथ आप एजुकेशन लेकर अपना रिसर्च कर सकते हो। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जेएनयू के बाहर जगह पे भी मिल जाएंगे, वैसे अपने इंडिया के अंदर 6 to 14 तक राइट टू एजुकेशन का कानून है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, इसके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको हाईलाइट करूंगा। हम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस के आसपास रहते हैं। साउथ दिल्ली एक प्राइम लोकेशन है जी, और आप देखेंगे जेएनयू के बाहर देखेंगे आप, छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं, फास्ट फूड, चाय वगैरह, सिगरेट वगैरह। इतना प्राइम इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद एक सवाल उठता है कि क्यों, मतलब लोग और जो स्टेट है या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस चीज को मेजर नहीं कर पाते, क्योंकि वो सब लोग तो सबको दिख रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो है उनके एजुकेशन को लेकर के कुछ काम नहीं होता है। इसीलिए 6 to 14 का जो एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट है या पॉलिसी है, इसमें तब तक कुछ नहीं हो सकता जब तक ग्राउंड पे उस तरह का काम ना हो कि सिर्फ आप स्कूल में बिठा देने से एजुकेशन तो नहीं दे सकते हो। आप उनको छोटा मोटा स्कॉलरशिप देंगे, छोटा मोटा पॉकेट मनी देंगे। जैसे मिड डे मील का स्कीम था, वो अच्छा स्कीम था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि उसमें करप्शन हुआ बहुत। तो आप मॉनिटरिंग जो है ना, वो जब तक स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक ये पॉलिसीज पेपर पे ही दिखेंगी, आपको ग्राउंड लेवल पे नहीं दिखेगी। अगर यहाँ पे मॉनिटरिंग हो तो जेएनयू के बाहर अगर हर दूसरे दिन अगर इंस्पेक्शन हो तो ये जो बड़े मालिक लोग हैं, सवाल ही नहीं उठता कि वो छोटे बच्चों को इस तरह से काम पे रख पाएं। इवन जेएनयू में भी अगर कहीं है, अभी तक तो मुझे नहीं मिला, लेकिन अगर कहीं है तो सवाल ही नहीं उठता कि जो है इस तरह से बच्चों का भविष्य जो खराब किया जाए। तो ऑल इन ऑल पॉलिसी डॉक्यूमेंटेशन इज गुड, बट प्रैक्टिकली क्या है ये विजिबल है। इसीलिए मैंने एग्जांपल जेएनयू के बाहर का ही दिया कि दिस इज अ प्राइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इसकी अभी मैंने इतनी तारीफ की, बट यही एक जेएनयू की क्वालिटी है कि आप हमेशा एक रैशनल ढूंढते हो। आप क्वेश्चन पूछते हो, और जो क्वेश्चन पूछता है वो हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है, चाहे वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में हो या फिर कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में हो, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो सवाल पूछते हैं वो कम्युनिस्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है। वो हर जगह मतलब उसी तरह का सिचुएशन हो जाता है। तो ये एक जेएनयू का सवाल पूछने की वजह से चर्चा में भी है। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आप सरकार से क्या मांग करोगे कि आपका समुदाय आगे बढ़े? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि सरकार हमारे लिए कितनी भी पॉलिसीज बनाए जी, लेकिन जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक वो पॉलिसीज का कोई मतलब नहीं होगा। एक चीज और भी है कि सरकार बहुत ज्यादा रिलाई करती है एनजीओस पे, कि एनजीओस के साथ टाई अप करके जो है डिसेबल्ड लोगों के लिए, विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए अच्छा किया जाए। लेकिन ये सरकार को डायरेक्टली अपने पॉलिसीज में लाना होगा कि आपने ब्लॉक लेवल पे सिस्टम बनाए हैं, आपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिस्टम बनाए हैं। अगर आप उसको इतना मिनिमाइज कर देंगे, छोटा छोटा कर देंगे, डिसेंट्रलाइज कर देंगे, तो पॉलिसीज लोगों तक पहुंचाना बहुत ईजी होगा। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि एक अभी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड करके यूडीआईडी कार्ड है, वो बनता है डिसेबिलिटी के लिए, वो सर्टिफिकेट एक तरह से। आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दोगे, उसके भी वो कई महीनों बाद वो प्रोसेस होने में उसको समय लगता है। मतलब आता है कुछ कुछ जगह पे जल्दी, पर मोस्टली जगहों पे वो बहुत समय लगता है उसको प्रोसेस होने में। इसकी वजह क्या होगी सर, प्रोसेस स्लो होता है? उसका मैकेनिज्म, आप मेंटेनेंस मैकेनिज्म देखिए, मॉनिटरिंग देखिए कि किस तरह से हो रही है। अगर आपने हॉस्पिटल को रेफर कर दिया तो हॉस्पिटल आपका काम नहीं करेगा जल्दी। अगर हॉस्पिटल ने काम कर दिया तो कोई और डॉक्यूमेंट पे काम नहीं करेगा कोई जल्दी। अच्छा, उसमें गड़बड़ भी हो जाती है तो वो आपको करेक्शन का मौका नहीं दे रहा, वो आपको कहेगा कि आप अपने घर पे जाके ब्लॉक करवाइए उसको। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और ऐसे रेलवे आइडेंटिटी कार्ड है,
आप उसको ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए, उसके भी 2 महीने बाद वो आपके पास आता है। जी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि प्रोसेस ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जिसको, देखिए हमें तो चलो अवेयरनेस है तो हम लोग उस पर काम कर सकते हैं, बट हाँ। जो अवेयरनेस जिनको नहीं है तो वो तो उस तक पहुंचेंगे नहीं, वो तो उनको तो सुविधा मिलेगी ही नहीं उस तरह से। उनको सिर्फ इतना पता है कि आईडी कार्ड होता है और रेलवे का होता है, लेकिन वो बनवाएंगे कैसे? यस। तो सरकार को ये कुछ तो देखना पड़ेगा कि ये लोगों से किस तरह, जैसे एक स्कीम और है, स्कीम जिसमें डिवाइसेस मिलते हैं, जैसे व्हील चेयर, जैसे मोबाइल। अब वो मोबाइल, जैसे कुछ टाइम पहले टैब मिले थे तो उसमें था कि वाईफाई टैब, पर वो टैब तो चलेंगे जब तक वाईफाई होगा। यस। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो डिसेबिलिटी है ज़्यादातर गरीबी में पैदा होती है, वो कहाँ से वाईफाई लाएंगे? तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो आप सिस्टम दे रहे हो किससे आपने कंसर्न किया है, कंसल्टेशन में गरीब लोगों को भी रखा गया कि नहीं, है ना। ऐसे ही पब्लिक प्लेसेस पे आप देख लीजिए कि रेलवेज में कहीं पे ब्रेल में लिखा रहता है और कहीं पे नहीं लिखा रहता है। यस, वो देखा भी है सर। टेक्टाइल कहीं पे बनी हुई है तो कहीं पे नहीं, कहीं पे सीधी है, कहीं पे टेढ़ी मेढ़ी है। तो ये सब चीज़ें मेजर करने वाली होती हैं कि आप जब पॉलिसी में हमें इंक्लूड नहीं करोगे तो हमारे लिए पॉलिसीज नहीं ला पाओगे। तो मैं सरकार से, अगर मुझसे कोई डायरेक्टली पूछे तो मैं यही कहूँगा कि आप हमें इंक्लूड कीजिए, तो हमारे लिए सिस्टम बनाइए। यस। और उसमें जो पैसा खर्च होगा वो भी वर्थ होगा और हमारा कंट्रीब्यूशन भी होगा कि हम देश के लिए और अपने लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आप फुटपाथ देखेंगे तो या महसूस करेंगे तो देखते हैं कि वहाँ पे लोगों ने अपना बाजार लगा रखा है, इसके बारे में कुछ सर? देखिए, अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो मैं तो ये कहूँगा कि हट जाना चाहिए, लेकिन एक दूसरा पहलू ये आता है कि ह्यूमैनिटी वो जो सब में होती है जी। उन गरीब लोगों को कुछ मेथड नहीं मिलेगा अपनी रोजी रोटी कमाने का, तब तक वो कहीं पे भी अपनी रोजी रोटी कमाने का साधन ढूंढेंगे। उसका नुकसान भी है ऑब्वियसली, उनका रोजी रोटी तो उसमें उनका भी नुकसान होता है कि कई बार उनको पुलिस पकड़ लेती है तो उनका सारा सामान चला जाता है। तो उसके दोनों ही पहलू है, लेकिन यही एक बात है कि पहले पॉलिसी में जब तक आप स्टेक होल्डर्स, जब उन लोगों को इंक्लूड नहीं करेंगे जिन लोगों की ज़रूरत है, तब तक वो पॉलिसीज़ बन नहीं पाएंगी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि उन लोगों की ज़रूरतों के साथ हमें भी इंक्लूड किया जाना चाहिए और पूछा जाना चाहिए कि कैसे मैनेज किया जा सकता है। यस। जो कि बहुत, मुझे लगता है कि इतना मुश्किल नहीं है, एटलीस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तो इतना मुश्किल नहीं है कि इस चीज़ को मैनेज ना किया जा सके। यस। आपने BBC की डॉक्यूमेंट्री में काम किया था, तो उसका नाम और उसका कुछ आपको एक्सपीरियंस? आप अगर गूगल करेंगे हाउ टू लिव एज ए ब्लाइंड इन दिल्ली, यस, तो ऐसे करके, और BBC डॉक्यूमेंट्री, तो उसमें आपको वो डॉक्यूमेंट्री मिलेगी, अप्रॉक्सीमेटली 9 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जी। उसमें आप देख सकते हैं कि एज ए ब्लाइंड हम सब कुछ कर सकते हैं, फन, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सब कुछ। यस। यूट्यूब पे कुछ शॉर्ट्स भी हैं और BBC जो वेबसाइट है उस पर डॉक्यूमेंट्री है और यूट्यूब पे भी है। यस सर, आपका ये BBC से कनेक्शन कैसे हुआ? मतलब वो जो डॉक्यूमेंट्री, उसमें आप ये फील कर सकते हैं कि कैसे एज ए ब्लाइंड आप दिल्ली में रह सकते हैं और कितना चैलेंजिंग होता है, पब्लिक प्लेसेस से लेके सुपरमार्केट से लेके हर जगह। yes. और वो मेरा कांटेक्ट कुछ आप जैसे अच्छे दोस्त मिल गए, तो उन्होंने कहा कि आप भी कैमरे के सामने बोलिए। तो उन्होंने भी मुझसे एक सवाल पूछा कि आप कैमरा के सामने बोल सकते हैं? मैंने बोला नहीं बोलेंगे तो कैमरा हमें पकड़ेगा नहीं। yes. कैमरा की भी तो पकड़ में आना पड़ता है। तो उसी तरह से एक दोस्त के थ्रू मैं कांटेक्ट में आया, एंड देन आई एम थैंकफुल टू BBC दैट उन्होंने नॉट ओनली दे कवर्ड दिस इशू, बट लाइक दैट वाज अ ट्रेमेंडस वर्क। मतलब आई रियली अप्रिशिएट इट कि उन्होंने इतना टाइम दिया एंड अच्छे से उस पर काम किया। रियली अप्रिशिएबल। यस सर। सर, आने वाले 20 साल में अपने आप को आप कहाँ देखना चाहते हैं? ये ऐसा सवाल है जो मैं खुद भी बहुत सोचता हूँ, क्योंकि मैंने कभी ऐसा मैंने लाइफ में पॉलिटिक्स किया है, स्पोर्ट्स में नेशनल खेला है और म्यूजिक किया है अच्छे खासे कॉन्सर्ट्स वगैरह में, बट मुझे कभी वो स्टारडम वाला फीलिंग नहीं आया। तो मुझे ये लगता है कि मैं जहाँ भी रहूँ पर अपने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, वेदर इट कम्स टू ए ग्रुप और इंडिविजुअल, मैं क्या दे सकता हूँ अपनी सोसाइटी को। तो वही मैं 20 साल बाद भी यही चीज़ सोचूंगा कि क्या मैं पॉलिसी मेकिंग में कुछ हेल्प कर सकता हूँ, या इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज में या इस तरह के वीडियोस में आकर के मैं लोगों को अवेयर कर सकता हूँ। मैं इसी तरह की ज़िंदगी देखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ज़िंदगी में कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जिस समय आपकी ज़िंदगी में रोक आने लग जाती है, किसी तरह की रुकावट आने लग जाती है, तब आप सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीने लगते हो। तो आई डोंट वांट टू बी अ सोफिस्टिकेटेड पर्सन, वेरी ऑर्डिनरी, वेरी डाउन टू अर्थ,
वही मुझे चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। अभी आगामी लोकसभा चुनाव है, तो आप Yes. किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे सर? ये तो देखिए डायरेक्टली हाँ। जेएनयू वालों से क्वेश्चन बड़ा अजीब क्वेश्चन रहता है। जी। बट मैं ऐसे किसी पर्टिकुलरली किसी पॉलिटिकल पार्टी के तरफ तो नहीं जाऊंगा, बट मैं लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि आप ये सोचकर वोट कीजिए कि 5 साल तक क्या आप अपने अधिकार क्षेत्र में, अपने चुनाव क्षेत्र में जिनको भी आप चुन रहे हैं, वो 5 साल में क्या आपसे 5 बार भी मिल सकते हैं? यस। आपके घर आके नहीं, आप उनके ऑफिस में भी जाओ तब भी को क्या वो 5 बार आपसे मिल सकते हैं? अगर आप ये टारगेट करेंगे तो आप शायद लगता है कि बेहतर वोट दे पाएंगे। और मैं भी इसी तरह से सोचता हूँ कि एज ए डिसेबल्ड कितना पॉसिबल होगा मेरे लिए, जिनको मैं चुनने के बारे में सोच रहा हूँ वो मुझसे मिलें या मुझसे बात करें, या फिर मैं जब भी उनके पास जाऊं, ऑब्वियसली वो हाई प्रोफाइल हैं, वो मुझसे मिल नहीं सकते, पर जब भी मैं उनको अप्रोच करूं वो एटलीस्ट मुझे टाइम दें, चाहे 2 महीने बाद दें, 10 महीने बाद दें, बट टाइम दें कि यार आपका कंसिडरेशन है, आप मेरे चुनाव क्षेत्र के नीडी हैं, तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आई विल लुक इनटू इट। तो वो है कि कितना कंसीडर करते हैं आप। कुछ ऐसी किताबें जो समाज को 100% वन पढ़नी चाहिए। देखिए इंटरेस्टिंगली मतलब मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर को पढूं, और उनको अगर पढ़ने बैठेंगे तो आप जल्दी ख़त्म कर देंगे, लेकिन समझने के लिए आपको सालों लगेंगे जी। तो मैं कहता हूं लोगों को कि बाबा साहब अम्बेडकर की कुछ किताबें पढ़नी चाहिए, जैसे एनाहिलेशन ऑफ कास्ट जी, जाति का उन्मूलन, और एक दो किताबें उन्होंने जैसे रिलीजन को लेकर के भी लिखी है, किस तरह से रिलीजन एक कई बार हेट्रेड बन जाता है। तो रिलीजन इन जनरल इज ए गुड, रिलीजन आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, बट वो कैसे नशा बन सकता है, वो उन सिचुएशंस को उन्होंने हाईलाइट किया। पेरियार ने जो 300 रामायणों को मिला करके रामायण लिखी है, वो रामायण को मैं प्रेफर करूंगा कि लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। उसका नाम काफी क्या है सर? मेरे को एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक इतना रेफरेंस काफी होगा मुझे लोगों को समझने के लिए। एक किताब है ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन, बहुत छोटी किताब है, हिंदी बेल्ट के सब लोगों को वो किताब पढ़नी चाहिए। कि कोई सफाई कर्मचारी बचपन से नहीं होता, पर समाज उसको कैसे सफाई कर्मचारी बना देता है। जैसे मैं एक ब्लाइंड हूँ, मुझे कैसे समाज ब्लाइंड बना देता है, उसी तरह से सफाई कर्मचारियों को किस तरह से लोग मजबूर करते हैं कि आप सफाई कर्मचारी बनिए, आप जूठन उठाइए, आप ज़बरदस्ती जो है जानवरों को साफ कीजिए, ले जाइए, है ना। तो ये किस तरह से मतलब ये एक प्रैक्टिस जो है समाज में इतना मॉडर्न होने के बाद भी ये चली आ रही है, और किस तरह से इसका मतलब इसका यूज़ होता है। क्योंकि जो लोग इस तरह का काम करते हैं उनको विद इन दलित्स भी रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ये एक बड़े दुख की बात है। तो वो सोसाइटी को इक्वल करने के लिए ये सब चीज़ें लोगों को पढ़नी चाहिए। एक डॉक्यूमेंट्री है लुई ब्रेल को लेकर के यूट्यूब पे 36 मिनट के आसपास की, तो वो डॉक्यूमेंट्री आप लुई ब्रेल डॉक्यूमेंट्री करके देखेंगे तो आपको मिलेगी, तो आप वो डॉक्यूमेंट्री ज़रूर देखिए, और उस डॉक्यूमेंट्री को देख करके आप ये रियलाइज़ करेंगे कि वो, उसके अलावा बुक भी पढ़ सकते हैं लुई ब्रेल पे, आप रियलाइज़ करेंगे कि एजुकेशन के लिए सिर्फ ये ब्रेल स्क्रिप्ट बनाने के लिए लुई ब्रेल को कितना चैलेंज फेस आया जब वो फ्रांस में जब वो अपना स्ट्रगल कर रहे थे। नेटफ्लिक्स पे अभी एक वेब सीरीज़ आई है, ऑल द लाइट वी कैन नॉट सी, ये एक वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनी एक डॉक्यूमेंट्री है, इनफैक्ट वेब सीरीज़ है, जिसमें एक ब्लाइंड लड़की ने लीड रोल किया है और ब्लाइंड के पर्सपेक्टिव से वर्ल्ड वॉर को समझाने की कोशिश की। तो आप उसको देख सकते हैं। कि आपके आदर्श व्यक्ति कौन है और क्यों है? देखिए ये भी एक ऐसा सवाल है जिसके लिए मैं खुद सोचता रहता हूँ, क्योंकि किसी को आदर्श मानना भी एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि आप हर बार सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं तो आदर्श बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर मैं मानता हूँ कि मैं अपने पापा को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अपार्ट फ्रॉम आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स या फिर
और भी मतभेद हो सकते हैं काफ़ी विचारधारा के हिसाब से, लेकिन मैं एक मानता हूँ कि उन्होंने मुझे आज एक फ्री हैंड दिया है कि यू कैन डू योर PhD। यस, मतलब प्रेशर नहीं है अगर मैं बड़ा बेटा हूँ उस हिसाब से। तो मुझे लगता है कि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं शायद यहाँ तक पहुँचता नहीं। यस, तो इंडिपेंडेंट मैं आज हुआ हूँ, बट उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और बहुत आगे तक मुझे लेकर गए हैं। और बिना किसी सवाल जवाब के आज भी इतनी सारी चीज़ें होती है तो मेरे पापा मुझे कभी इससे किसी प्रेशर में नहीं डालते कि तुम्हें ये करना है तो ये करना ही है। यस, उनको ये कि मैं एकेडमिक्स में हूँ, मैं एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ कि नहीं, वो उनको रहता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वो हमेशा मेरे लिए तैयार रहते हैं एंड आई कंसीडर माई पेरेंट्स एज माई आइडल। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला।